देश की राजधानी प्रदूषण की वजह से गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है और यहाँ के लोगों के गुस्से की एक झलक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिली जब वो फुटबॉलर मेसी से मिलने अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंची और लोगों ने AQI के नारे लगाने शुरू कर दिए। शायद लोगों के इस गुस्से से सरकार, प्रशासन और अदालतें जागे और कुछ ठोस कदम उठाएं और इस शहर को बचाएं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। बिना शोर शराबे, बिना बहस लड़ाई। आज खबरें अनकही में बात होगी इंश्योरेंस से जुड़े एक बहुत अहम फैसले की, मेसी के भारत दौरे और बंगाल में फुटबॉल के जुनून की, फिल्म धुरंधर के चौधरी असलम की, वायरलेस बिजली की और दुनिया भर के नेताओं और मोदी जी के बीच दोस्ती की नई परिभाषा की। सरकार ने आपकी जेब और आपकी सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम FDI कहते हैं, उसको मंजूरी दे दी। या फिर यूं कहें कि कैबिनेट ने बीमा कंपनियों में पूर्ण विदेशी स्वामित्व की अनुमति दे दी है। अब हमें समझना है कि इस फैसले का हम पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि मुसीबत बताकर नहीं आती, और चाहे वो मुसीबत हमारे स्वास्थ्य से, गाड़ी, संपत्ति, हमारे जीवन से जुड़ी हो, तो उस वक्त जो साथी सबसे ज्यादा काम आता है वो है इंश्योरेंस, बीमा। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, गाड़ी की हो या फिर जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस की, हम सब चाहते हैं कि हमें कम पैसों में यानी कम प्रीमियम पर अच्छी से अच्छी पॉलिसी मिले। लेकिन अभी क्या वाकई ऐसा हो पा रहा है? शायद नहीं। इसी कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए बिल को मंजूरी दी है जिसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025। सरकार ने इस बिल को संसद में पेश कर दिया है और पास होने के बाद ये लागू हो जाएगा। लेकिन ये बिल नया नहीं है, बस बीमा कानून में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं जो बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि FDI क्या है और इसका मेरे या आपके बीमा पर क्या असर पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी को बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। हम जानेंगे कि अगर विदेशी कंपनियां भारत में पूरी तरह आ गई तो क्या LIC जैसी सरकारी कंपनियों को खतरा हो जाएगा, और क्या वाकई में आपका प्रीमियम सस्ता होने वाला है। तो पहले खबर को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने यह बिल पेश किया है। इसका मकसद 1938 के पुराने इंश्योरेंस एक्ट और 1999 के IRDA एक्ट में बदलाव करना है। सरकार का मकसद है कि साल 2047 तक यानी आजादी के 100 साल पूरे होने तक हर भारतीय के पास इंश्योरेंस हो। अब आते हैं इस बिल के सबसे चर्चित हिस्से पर, और वो है FDI की सीमा को बढ़ाना। अभी तक नियम ये था कि अगर कोई विदेशी बीमा कंपनी भारत में अपना कारोबार करना चाहती है तो वो सिर्फ 74% पैसा ही लगा सकती थी। इसका सीधा मतलब ये था कि उसे भारत में काम करने के लिए किसी न किसी भारतीय पार्टनर की जरूरत पड़ती थी। जैसे आप देखिए, HDFC ERGO, ICICI प्रूडेंशियल या बजाज अलायंस, इसमें एक नाम भारतीय कंपनी का है और दूसरा विदेशी पार्टनर का। लेकिन अब इस नए बिल के पास होने के बाद विदेशी कंपनियां 100% मालिकाना हक के साथ भारत आ सकेंगी, यानी उन्हें अब किसी भारतीय पार्टनर की बैसाखी की जरूरत नहीं होगी। वो खुद आ सकती हैं, अपना पैसा लगा सकती हैं और अपने हिसाब से कंपनी चला सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या हमारे देश की कंपनियां काफी नहीं है? तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और भारत के इंश्योरेंस मार्केट की असलियत को देखना होगा। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन आज भी बहुत बड़ी आबादी के पास ना तो जीवन बीमा है और ना ही स्वास्थ्य बीमा। दुनिया के मुकाबले भारत में बीमा पेट बहुत कम है। सरकार और रेगुलेटर यानी IRDAI का मानना है कि इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये एक सरकारी संस्था है जो भारत में बीमा कंपनियों पर नजर रखती है ताकि ग्राहकों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो हम बात कर रहे थे बीमा के लिए पैसों की। बीमा कंपनियों को अपनी पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाने के लिए कैपिटल यानी पूंजी चाहिए। जब 100% FDI की छूट मिलेगी तो दुनिया की बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां जो अब तक भारत आने से हिचकिचा रही थी, वो अपना पूरा पैसा लेकर यहाँ आ पाएंगी। इससे मार्केट में पैसा आएगा और कंपनियों की क्षमता बढ़ेगी। अब जरा इसे एक
आम ग्राहक यानी मेरे और आपके नजरिए से देखते हैं। जब बाजार में ज्यादा कंपनियां आती हैं तो क्या होता है? सीधा सा जवाब है, कंपटीशन बढ़ता है। और इकोनॉमी का एक सिंपल रूल है, जब कंपटीशन बढ़ता है तो ग्राहक को फायदा होता है। इसे आप टेलीकॉम सेक्टर के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब बाजार में कई सारी मोबाइल कंपनियां आई तो डेटा और कॉल्स के रेट्स कितने सस्ते हो गए। ठीक वैसा ही कुछ इंश्योरेंस में भी हो सकता है। माना जा रहा है कि जब विदेशी कंपनियां नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स लेकर आएंगी तो पुरानी कंपनियों को भी अपने दाम कम करने पड़ेंगे। हो सकता है आने वाले समय में आपको कम प्रीमियम में ज्यादा कवर वाली पॉलिसी मिल जाए। सिर्फ सस्ता होना ही फायदा नहीं है, बल्कि चॉइस यानी विकल्प भी बढ़ेंगे। आज भी हम पुराने ढर्रे वाली पॉलिसी ही खरीद रहे हैं, लेकिन विदेशों में ऐसी ऐसी पॉलिसीज हैं जो हमारे यहाँ भी लोकप्रिय नहीं है, जैसे कि साइबर इंश्योरेंस या फिर क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान के लिए बीमा। नई कंपनियां अपने साथ दुनिया का अनुभव लेकर आती हैं, जिससे हमें नए तरह के बीमा देखने को मिल सकते हैं। इस बिल में एक और बहुत ही शानदार चीज जोड़ी गई है जिसे समझना आपके लिए जरूरी है, वो है कॉम्पोजिट लाइसेंस। ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। अभी क्या होता है, अगर आपको जीवन बीमा चाहिए तो आप एक कंपनी के पास जाते हैं, अगर स्वास्थ्य बीमा चाहिए तो दूसरी कंपनी के पास, और कार का बीमा करवाना हो तो किसी तीसरी कंपनी के पास। कभी कभी प्रोसेस काफी टेंशन देने वाला हो जाता है, लेकिन कॉम्पोजिट लाइसेंस आने के बाद एक ही बीमा कंपनी आपको लाइफ, हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस तीनों एक साथ बेच सकेगी। अब जरा सोचिए कितना आसान होगा अगर एक ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। इससे कंपनियों का खर्च भी बचेगा और आपको भी 10 जगह चक्कर नहीं काटने होंगे। एजेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि वो अब अपने ग्राहकों को पूरा पैकेज दे पाएंगे। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां 100% एफडीआई के फायदे हैं, वहीं कुछ चिंताएं और सवाल भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और बतौर जागरूक नागरिक आपको ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ा डर यह है कि जब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत आएंगी, जिनके पास अरबों खरबों का बजट है, तो क्या हमारी छोटी भारतीय कंपनियां उनके सामने टिक पाएंगी? विपक्ष और कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी कंपनियां शुरू में तो सस्ते प्लान दें, लेकिन बाद में जब वो बाजार पर कब्जा कर लें तो अपनी मनमानी करने लगे। इसके अलावा एक इमोशनल एंगल भी है। भारत में एलआईसी सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक भरोसे का स्वरूप है। लोगों को लगता है कि सरकारी कंपनी में पैसा सुरक्षित है। अब सवाल उठता है कि क्या विदेशी कंपनियों के आने से एलआईसी और दूसरी सरकारी बीमा कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ेगा? हालांकि सरकार का तर्क है कि कंपटीशन से सरकारी कंपनियां भी बेहतर बनेंगी और उन्हें भी अपनी सेवाएं सुधारने का मौका मिलेगा। साथ ही आईआरडीएआई जैसा मजबूत रेगुलेटर भारत में बैठा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी विदेशी कंपनी ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। एक और तकनीकी बात जो इस बिल में हो सकती है वो है सॉल्वेंसी रेशियो, यानी कंपनी के पास क्लेम देने के लिए कितना पैसा रिजर्व में है। सरकार नियमों को थोड़ा आसान बना सकती है ताकि कंपनियां आसानी से काम कर सकें, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि कहीं ग्राहकों का क्लेम फंस ना जाए। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, भारत का इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत बड़े बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र में यह बिल आ गया है, तो इस पर हंगामा भी हो सकता है, बहस भी होगी। हमें ये देखना है कि जब भी कानून बनकर जमीन पर उतरेगा तो क्या वाकई में आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा, या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए मुनाफे का सौदा बनकर रह जाएगा। हमारी राय तो यह है कि बदलाव जरूरी है। अगर हमें 2047 तक हर भारतीय को सुरक्षित करना है तो हमें विदेशी निवेश की जरूरत है, लेकिन सरकार को ध्यान रखना होगा कि ये निवेश भारतीय शर्तों पर हो। विदेशी कंपनियां पैसा कमाने आए जरूर आए, लेकिन भारतीय ग्राहकों के हितों और उनके डेटा की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सस्ता प्रीमियम अच्छी बात है, लेकिन क्लेम मिलने की गारंटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या 100% एफडीआई से आपको फायदा होगा, या आपको लगता है कि भारतीय कंपनियों को ही बढ़ावा मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमको लिखकर जरूर भेजें। कोलकाता ने सालों तक जिस पल का इंतजार किया, जब वो पल आया तो अपने साथ जश्न भी लाया और बहुत सारा दर्द भी। हम बात कर रहे हैं महान फुटबॉलर मेसी के भारत दौरे की। 13 दिसंबर की सुबह जब मेसी कोलकाता पहुंचे तो लगा जैसे शहर की नस नस में बिजली दौड़ गई हो, लेकिन स्टेडियम के अंदर जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। हजारों की भीड़, महंगे टिकट और बदले में मिला सिर्फ 20 मिनट का अधूरा मैच। आखिर क्यों एक ऐतिहासिक मौका एक बड़े हंगामे और अव्यवस्था में बदल गया? क्या यह सिर्फ ऑर्गेनाइजर की नाकामी थी, या बंगाल का जुनून बेकाबू हो गया था? आज इसी कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि इस हंगामे के पीछे की असली वजह क्या थी।
आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद कोलकाता का फुटबॉल प्रेम इतना गहरा क्यों है। हम बात करेंगे उस जुनून की जो कई बार बेकाबू हो जाता है, उन ऐतिहासिक फुटबॉल क्लब्स की, और यहां तक कि उस राजनीति की भी जहां चुनाव जीतने के लिए भी फुटबॉल का सहारा लिया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ क्या था। मेसी अपने साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ स्टेडियम पहुंचे। माहौल बेहद शानदार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इवेंट को 1 घंटा 40 मिनट चलना था वो सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया। मेसी मैदान पर आए, लेकिन भारी सुरक्षा घेरे की वजह से फैंस उन्हें ठीक से देख तक नहीं पाए। हजारों रुपए खर्च करके टिकट लेने वाले फैंस का सब्र टूट गया। गुस्से में कुछ लोगों ने कुर्सियां तोड़ी और बैरिकेड्स लागने की कोशिश की। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और बाद में मिसमैनेजमेंट के आरोप में ऑर्गेनाइजर सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दुखद था, लेकिन ये भी सच है कि ये गुस्सा उसी प्यार का दूसरा रूप था जो मेसी को करीब से न देख पाने की तड़प से निकला था। अब सवाल है कि कोलकाता में ही ऐसा क्यों होता है। बाकी भारत में क्रिकेट के लिए ऐसा पागलपन दिखता है, लेकिन यहाँ फुटबॉल धर्म है। बंगाल में फुटबॉल के उदय की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो कैलकाटा उनकी राजधानी थी। अंग्रेज अपने साथ फुटबॉल का खेल भी लाए थे। शुरू में एक खेल सिर्फ अंग्रेजों का था, लेकिन धीरे धीरे बंगाली लोगों ने इसे अपनाया। साल 1911 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये तारीख भारतीय फुटबॉल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी है। भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बागान ने नंगे पैर अंग्रेजों की टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हरा दिया। वो जीत सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, वो गुलामी के खिलाफ आजादी की पहली बड़ी हुंकार थी। उस दिन बंगाल के लोगों को लगा कि हम अंग्रेजों को उनके ही खेल में हरा सकते हैं। कुछ ऐसा समझिए जैसे फिल्म लगान की कहानी हो, बस खेल का फर्क है। बस उसी दिन से फुटबॉल बंगालियों के लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं रहा, वो उनकी पहचान, उनके स्वाभिमान और उनकी ताकत का प्रतीक बन गया। आज भी जब आप कोलकाता या बंगाल के किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फुटबॉल एक नशा है। जब भी फुटबॉल का कोई बड़ा सितारा वहाँ आया, चाहे वो पेले हो, मैराडोना हो या अब मेसी, पश्चिम बंगाल उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं मानता, अपना मेहमान मानता है, भगवान मानता है। ये मेसी का दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले 2011 में जब मेसी कोलकाता पहुंचे थे तब भी ऐसा ही जुनून था, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये दीवानगी एक अलग ही स्तर पर थी। ये भीड़ किसी बॉलीवुड स्टार के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के लिए थी जो उनसे 7 समंदर दूर रहता है। इस जुनून को समझने के लिए आपको यहाँ के क्लब कल्चर को भी समझना होगा। आपने आईपीएल में टीमों के लिए दीवानगी देखी होगी, लेकिन कोलकाता में फुटबॉल क्लब्स को लेकर जो पागलपन है वो अलग ही लेवल का है। यहाँ 2 सबसे बड़े नाम हैं, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। इन दोनों के बीच का मैच सिर्फ मैच नहीं होता, उसे कोलकाता डर्बी कहा जाता है। जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तो पूरा शहर 2 हिस्सों में बंट जाता है। ये बंटवारा सिर्फ खेल का नहीं बल्कि कल्चर का भी है। मोहन बागान के फैंस को घोटी कहा जाता है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, और ईस्ट बंगाल के फैंस को बंगाल कहा जाता है, जो बंटवारे के वक्त पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से आए थे। मैच वाले दिन घरों में क्या खाना बनेगा ये भी फुटबॉल तय करता है। अगर मोहन बागान जीतता है तो घर में गोल्डा चिंगरी, बड़ा झींगा जिसको बोलते हैं, वो बनती है, और अगर ईस्ट बंगाल जीतता है तो जश्न हिल्सा मछली के साथ मनाया जाता है। सोचिए, एक खेल खाने की टेबल तक पहुंच गया है। इसके अलावा मोहम्मडन स्पोर्टिंग भी यहाँ का एक बहुत बड़ा और पुराना क्लब है, जिसका अपना एक लॉयल फैन बेस है। अब सवाल यह है कि जब पूरा देश विराट कोहली और रोहित शर्मा का दीवाना है तो बंगाल में मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पोस्टर ज्यादा क्यों दिखते हैं? इसका जवाब वहां की परवरिश में छुपा है। उत्तर भारत में बच्चे जब खाली समय पाते हैं तो बैट उठाते हैं, लेकिन बंगाल, केरल और गोवा जैसी जगहों पर बच्चा सबसे पहले फुटबॉल को किक मारना सीखता है। बंगाल ने देश को कई महान फुटबॉलर्स दिए हैं, कौस्तुपाल, चुनी गोस्वामी, पीके बैनर्जी से लेकर बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री तक। भले ही छेत्री का जन्म सिकंदराबाद में हुआ, लेकिन उनका करियर कोलकाता में ही परवान चढ़ा। यहाँ के लोकल मैदानों में आप देखेंगे कि बारिश हो या धूप, बच्चे कीचड़ में सने हुए, पसीना बहाते हुए फुटबॉल खेल रहे होते हैं। ये जुनून क्रिकेट के ग्लैमर से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प पहलू पर, राजनीति। क्या आपने कभी सोचा कि एक खेल चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकता है? पश्चिम बंगाल में यह हकीकत है। यहाँ के नेता जानते हैं कि जनता के दिल का रास्ता फुटबॉल के मैदान से होकर गुजरता है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले चुनावों में एक नारा दिया था, खेला होबे, जिसका मतलब है खेल होगा। ये नारा सीधे तौर पर फुटबॉल की भाषा से लिया गया था। उन्होंने रैलियों में मंच से फुटबॉल फेंककर लोगों के साथ कनेक्ट किया था। ये दिखाता है कि वहां की राजनीति में फुटबॉल की भाषा कितनी अहम है। वहां के बड़े बड़े नेता अक्सर मोहन बागान या ईस्ट बंगाल क्लब की कमेटियों में शामिल होते हैं। सरकार इन क्लब्स को ग्रांट देती है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर क्लब खुश है तो लाखों फैंस खुश हैं, और अगर फैंस खुश हैं तो वोट बैंक सुरक्षित है। इसीलिए तो जब इवेंट में गड़बड़ी के बाद सरकार की किरकिरी हुई तो पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा है कि ममता बनर्जी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इससे पहले ऑर्गेनाइजर की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया कि सरकार फैंस के गुस्से को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तमाम अफरा तफरी के बावजूद मेसी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम का चक्कर लगाया, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। उन 20 मिनटों में भी जिन्होंने उन्हें एक झलक देख लिया, उनके लिए उनका सपना पूरा हो गया। कोलकाता के ठीक बाद मेसी पहुंचे हैदराबाद, और वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब मेसी, लुइस सुआरेज और रॉड्रिगो डे पॉल उतरे तो लेजर शो और शानदार मैनेजमेंट ने सबका दिल जीत लिया। कोई हंगामा नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। यहां मेसी ने न सिर्फ फैंस का अभिवादन किया बल्कि पिच पर अपना जादू भी दिखाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी जैसे नेताओं की मौजूदगी के बावजूद फोकस फुटबॉल पर ही रहा। हैदराबाद ने साबित किया कि एक आईटी हब भी स्पोर्ट्स को कितनी प्रोफेशनली हैंडल कर सकता है। फिर बारी आई सपनों के शहर मुंबई की। वानखेड़े स्टेडियम, जो आमतौर पर सचिन सचिन के नारों से गूंजता है, वहां मेसी मेसी का शोर था। और यहां दिखा असली ग्लैमर। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर खुद फुटबॉल के भगवान का स्वागत करने पहुंचे। बॉलीवुड का तड़का भी वैसे कम नहीं था। शाहरुख खान से लेकर अजय देवगन, जॉन इब्राहिम, सब मेसी की एक झलक पाने को बेताब थे। एक चैरिटी मैच हुआ और 2022 वर्ल्ड कप की चीजों की नीलामी भी हुई। मुंबई ने मेसी को वो स्टार ट्रीटमेंट दिया जिसके लिए शहर जाना जाता है। सुनील छेत्री का मेसी से मिलना और जर्सी बदलना भारतीय फुटबॉल के लिए एक आइकॉनिक पल बन गया। मुंबई में मेसी के लिए दीवानगी का आलम यह था कि एक फैन बैसाखी के सहारे उनको देखने पहुंच गया। शुभम पेटवाला नाम के इस फैन ने मैच की टिकट बुक की थी, लेकिन उसके 10 दिन बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन उन्होंने मेसी को देखने का इरादा नहीं छोड़ा और बैसाखी के सहारे ही सही उनको देखने पहुंच गए। ऐसी और बहुत सारी कहानियां हैं जो बताती हैं कि मेसी के लिए लोगों के मन में कैसी दीवानगी है। उनके दौरे का आखिरी पड़ाव था देश की राजधानी दिल्ली, जहां का AQI क्या है हम सबको पता है। अरुण जेटली स्टेडियम में इस गोट टूर का फिनाले हुआ। यहां मेसी ने ICC चेयरमैन जय शाह से मुलाकात की। उन्होंने मेसी को एक खास क्रिकेट बैट गिफ्ट में दिया। साथ ही जय शाह ने मेसी को आगामी T20 वर्ल्ड कप का टिकट देकर मैच देखने के लिए इनवाइट भी किया और भारतीय टीम की नई जर्सी भी दी। सुआरेज को 7 नंबर और डी पॉल को 9 नंबर की जर्सी दी गई। प्रदूषण की चिंताओं के बावजूद दिल्ली के फैंस ने गर्मजोशी में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हूटिंग की गई। मेसी का लव यू इंडिया कहकर जाना इस थका देने वाले दौरे का एक मीठा अंत था। उनका दौरा तो खत्म हो गया। हैदराबाद की शानदार व्यवस्था और मुंबई की चकाचौंध की तारीफ हो रही है, लेकिन सच कहूं, फुटबॉल की असली रूह दिखी कोलकाता की उस बेकाबू भीड़ और शोर में। हाँ, सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुर्सियां टूटी, हंगामा हुआ, दिल टूटे, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए तो ये गुस्सा किसी नफरत का नहीं था। ये उस तड़प का शोर था जो अपने भगवान को पल भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहती। किसी ने सच ही कहा है कि जहां प्यार हद से ज्यादा होता है, वहीं शिकायतें भी सबसे ज्यादा होती हैं। मुंबई और दिल्ली ने मेसी को दिमाग से मैनेज किया, लेकिन कोलकाता ने उन्हें दिल से फील किया। और दिल के मामलों में अक्सर थोड़ी बहुत टूट फूट हो ही जाती है। मैनेजमेंट फेल हो सकता है, सिस्टम लाचार हो सकता है, लेकिन फुटबॉल के लिए बंगाल की मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती। फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर दुनिया भर में बम्पर कमाई कर रही है। फिल्म की रिलीज के बाद से उसके किरदारों की खूब चर्चा हो रही है, खासकर रहमान डकैत का किरदार जिसे अक्षय खन्ना ने निभाया है। रणवीर सिंह और आर माधवन के रोल्स की भी बात हो रही है, लेकिन एक किरदार ऐसा भी है जिसको फिल्म में उतनी जगह नहीं मिली जितनी शायद वो डिजर्व करता था अगर उसकी असली जिंदगी पर ध्यान दिया जाए। SSP चौधरी असलम खान किरदार अदा किया है संजय दत्त ने, जो दिखने में काफी हद तक उनसे मिलता जुलते हैं। बहुत से लोगों को लग रहा है कि फिल्म में इस किरदार को थोड़ी जगह और मिलनी चाहिए थी, क्योंकि असल जिंदगी में ये पुलिस वाला किसी हीरो से कम नहीं था।
तो आज मैं आपको रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में ले चलती हूँ। आखिर कौन थे असली एसएसपी चौधरी असलम खान? वो पुलिस अफसर जिसके नाम से कराची के बड़े बड़े गैंगस्टर्स कांपते थे। वो शख्स जिसे मौत ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 9 बार छूकर छोड़ दिया था। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये कहानी भारत की नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के शहर कराची की है। कराची का एक इलाका है लियारी, जिसे वहां का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। वहां गैंग वॉर्स, ड्रग्स और गोलियों की आवाज बहुत आम बात है। उसी इलाके को साफ करने का जिम्मा उठाया था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम खान ने। 1963 में खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा में जन्मे मोहम्मद असलम खान ने 1980 के दशक में सिंध पुलिस ज्वाइन की। गुलबहार थाने से शुरू हुआ उनका सफर जल्द ही कराची की अंडरवर्ल्ड जंग का चेहरा बन गया। सफेद सलवार कमीज, सख्त लहजा और बिंदास अंदाज असलम की पहचान था। उनका नाम जल्द ही अपराधियों के लिए खौफ और सिस्टम के लिए हथियार बन गया। 2000 के दशक में कराची के लियारी इलाके पर गैंगस्टर रहमान डकैत का राज था, जिसको हमने फिल्म में देखा, जिसकी भूमिका अक्षय खन्ना ने निभाई। कहते हैं कि रहमान डकैत ने कराची पुलिस की नाक में दम कर रखा था, लेकिन चौधरी असलम ने कसम खा ली थी कि वो इस आतंक को खत्म करके रहेंगे। 2006 में चौधरी असलम ने रहमान को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर इतिहास रच दिया, लेकिन पाकिस्तान के सड़े हुए सिस्टम ने उस जीत को शर्म में बदल दिया। लगभग 5 करोड़ की रिश्वत देकर रहमान पुलिस हिरासत से मेहमान की तरह बाहर निकल गया। यहीं से रहमान डकैत को पकड़ना चौधरी असलम के लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि इज्जत की लड़ाई बन गई। ये चूहे बिल्ली का खेल सालों तक चला और आखिरकार 2009 में एक एनकाउंटर के दौरान चौधरी असलम ने रहमान डकैत को मार गिराया। लेकिन ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, ये कहानी उस जिद की है जो मौत से भी नहीं डरती। आपको जानकर हैरानी होगी कि चौधरी असलम पर उनकी जिंदगी में 9 बार जानलेवा हमले हुए थे। कभी उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई तो कभी उनके काफिले पर बम फेंके गए। साल 2011 में तालिबान ने उनके घर को ही बारूद से उड़ा दिया था। उस धमाके में उनका घर पूरी तरह तबाह हो गया, मलबे का ढेर बन गया। उस वक्त सबको लगा कि अब चौधरी असलम डर जाएंगे, शायद अपनी ड्यूटी छोड़ देंगे या अंडरग्राउंड हो जाएंगे। मगर अगले ही दिन चौधरी असलम मीडिया के सामने आए और मलबे के ढेर पर खड़े होकर वो लाइन कही जिसने उन्हें सुपर कॉप बना दिया। उन्होंने कहा, मैं इन दहशतगर्दों को जहन्नुम में भी नहीं छोड़ूंगा। सोचिए, जिस इंसान का घर उजड़ गया हो वो इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है? यही वजह थी कि कराची के लोग उन्हें सुल्तान कहते थे। वो अपनी ही धुन में रहते थे, उन्हें ना सिस्टम की परवाह थी और ना ही धमकियों की। उनका बस एक ही मकसद था, क्राइम को खत्म करना, चाहे तरीका कोई भी हो। इसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली इमेज की वजह से वो कई बार विवादों में भी रहे। उन पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप भी लगे, लेकिन उनका खौफ गैंगस्टर्स के दिल में हमेशा बना रहा। लेकिन जैसे हर कहानी का अंत होता है, चौधरी असलम जैसे निडर अफसर को कोई आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सका। 9 जनवरी 2014 की शाम थी। चौधरी असलम अपने काफिले के साथ लियारी एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। इस बार हमलावरों ने पूरी तैयारी की थी। एक सुसाइड बॉम्बर ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। धमाका इतना तेज था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 9 बार मौत को मात देने वाले धुरंधर चौधरी असलम इस 10वें हमले में शहीद हो गए। कराची का सबसे खौफनाक चेहरा धुएं और आग में हमेशा के लिए गुम हो गया। आज जब हम धुरंधर फिल्म देख रहे हैं तो हमें संजय दत्त के किरदार में उसी असली चौधरी असलम की झलक दिखती है। फिल्म में शायद उन्हें स्क्रीन टाइम कम मिला हो, लेकिन उनकी असली जिंदगी की कहानी किसी भी 3 घंटे की फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ी और रोमांचक थी। एक ऐसा पुलिस वाला जिसने वर्दी से ज्यादा अपने जिगरे पर भरोसा किया। आज हम बस इतना ही कहेंगे कि फिल्म हमारा मनोरंजन तो करती हैं, वहां हीरो मरकर भी जिंदा हो जाता है, लेकिन असल जिंदगी के धुरंधर जब अपनी जान की बाजी लगाते हैं तो फिर वो कोई रीटेक नहीं लेते। चौधरी असलम खान का तरीका सही था या गलत, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन उनकी बहादुरी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आपको फिल्म में उनका किरदार कैसा लगा? क्या संजय दत्त की भूमिका आपको अच्छी लगी? क्या आपको लगता है कि उस कैरेक्टर को थोड़ा स्क्रीन टाइम और मिलना चाहिए था? अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया हो जहां बिजली के तार ही ना हो, दीवार पर कोई स्विच बोर्ड नहीं, फोन चार्ज करने के लिए चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं, और सड़कों पर लटकते वो मोटे मोटे काले केबल्स का जंजाल बिल्कुल खत्म। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन अब ये सिर्फ एक सपना नहीं रहा। आज हम बात एक ऐसी तकनीक की करने जा रहे हैं
जो 2030 तक आपके घर की तस्वीर बदल सकती है। खबर यह है कि विज्ञान अब वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी यानी बिना तार के बिजली पहुंचाने के बहुत करीब पहुंच गया है। अमेरिका की नेवल रिसर्च लेबोरेटरी यानी NRL ने एक बहुत ही शानदार प्रयोग किया है जो चौंकाने वाला भी है। चलिए समझाती हूं आपको कि आखिर ये जादू कैसे होगा और इसका हम पर क्या असर पड़ने वाला है। NRL के वैज्ञानिकों ने 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक 1.6 किलोवाट बिजली को हवा के जरिए भेजकर दिखाया है। 1.6 किलोवाट बिजली कम नहीं होती। ये इतनी पावर है जो आपके घर की कई डिवाइसेस को एक साथ चलाने के लिए काफी है। अब आप सोच रहे होंगे कि काम कैसे करता है, क्या हवा में बिजली दौड़ेगी और हमें करंट नहीं लगेगा? तो घबराइए नहीं, समझना बहुत आसान है। जैसे आपके घर में वाईफाई राउटर लगा होता है जो हवा में इंटरनेट की तरंगें भेजता है और आपका मोबाइल उसे कैच कर लेता है, ये तकनीक भी कुछ वैसी ही है। इसमें 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है माइक्रोवेव बीमिंग। इसमें बिजली को पहले माइक्रोवेव में बदला जाता है, मतलब छोटी छोटी तरंगों में, और फिर एक सीधी बीम या किरण की तरह दूसरी जगह भेजा जाता है। दूसरा तरीका है लेजर टेक्नोलॉजी। इसमें इंफ्रारेड लेजर लाइट का इस्तेमाल होता है। एक ट्रांसमीटर बिजली को लेजर बीम में बदलता है और आपके डिवाइसेस में लगा रिसीवर उस लाइट को वापस बिजली में बदल देता है। बस जैसे ही आपके डिवाइस उस बीम की रेंज में आएगी, चार्जिंग शुरू। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये सपना आज से करीब 150 साल पहले महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने देखा था। 1890 के दशक में उन्होंने अपनी टेस्ला कॉइल के जरिए दुनिया को ये बताने की कोशिश की थी कि बिजली को हवा में भेजा जा सकता है। उस वक्त उनके पास वो तकनीक नहीं थी कि वो इसे बहुत दूर तक और सुरक्षित तरीके से भेज सकें, इसलिए वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन अब नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इसे फिर से जिंदा किया है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है स्कोप M, सेफ एंड कंटिन्यूअस पावर बीमिंग माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव बीम का उपयोग करके वायरलेस पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन करती है। अब जरा सोचिए कि अगर ये सच हो गया तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि हमारे घरों और शहरों से तारों का जंजाल खत्म हो सकता है। आपके मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच जैसे डिवाइसेस कभी डिस्चार्ज ही नहीं होंगी, क्योंकि वो हवा से लगातार पावर लेती रहेंगी। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बैटरी कितनी बची है। इसका एक और बहुत अच्छा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ेगा। जब बैटरी और चार्जर्स की जरूरत कम हो जाएगी तो दुनिया में ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा बहुत कम हो जाएगा। ये ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन हर नई तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। लेजर बीम में गर्मी होती है। अगर कोई इंसान या जानवर उस बीम के बीच में आ गया तो क्या होगा? वैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसमें ऐसे सेंसर्स होंगे जो किसी के बीच में आते ही पावर को तुरंत बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी डर तो बना ही रहता है। दूसरी चुनौती है एफिशिएंसी की। परीक्षण के दौरान देखा गया कि जब बिजली को हवा में भेजा जाता है तो रास्ते में काफी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। तो फिलहाल ये तकनीक बहुत महंगी है और इसे हर घर तक पहुंचाने में वक्त लगेगा। लेकिन जिस रफ्तार से प्रयोग सफल हो रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे बिजली के तारों को सिर्फ इतिहास की किताबों में देखेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाले वक्त में हम एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जो पूरी तरह वायरलेस होगी। निकोला टेस्ला का अधूरा सपना अब हकीकत बनने की राह पर है। आपको क्या लगता है कि हम बिना तारों वाली दुनिया के लिए तैयार हैं? और क्या ये इतनी जल्दी होगा कि हम और आप इसे देख पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर भेजें। आज एक बहुत ही दिलचस्प और खास तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में एक चीज बिल्कुल अलग थी। बैठक के बाद दोनों नेता एक साथ कार में बैठे और क्राउन प्रिंस ने खुद स्टीयरिंग संभाला, यानी जॉर्डन के प्रिंस ने खुद कार ड्राइव की। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक तस्वीर है या फिर इसमें कोई संदेश भी है? क्या ये दोस्ती की नई परिभाषा है या फिर डिप्लोमेसी का नया तरीका? आइए समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर छोटी बड़ी चीज का एक मतलब होता है, कुछ भी बेवजह नहीं होता। दो देशों के नेता जब मिलते हैं तो उनकी हर हरकत, हर जेस्चर, हर मुस्कान, उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत बारीकी से देखा जाता है। और जब कोई नेता दूसरे नेता को अपनी कार में बिठाता है या खुद ड्राइव करता है तो ये सिर्फ एक सवारी नहीं होती, ये एक संदेश होता है। ये दिखाता है कि रिश्ते कितने सहज हैं, कितने करीबी हैं। ऐसा ही कुछ इस बार जॉर्डन में भी देखने को मिला। जब क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को कार में बिठाया तो ये सिर्फ एक कर्टसी नहीं थी, ये दिखाता है कि क्राउन प्रिंस भारत के साथ रिश्तों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। वो एक युवा नेता हैं
जो मॉडर्न डिप्लोमेसी को समझते हैं। वो जानते हैं कि ऐसे छोटे छोटे जेस्चर्स बड़े संदेश देते हैं। इस कार ड्राइव के दौरान दोनों नेताओं ने आराम से बातचीत की होगी और शायद कुछ ऐसे फैसले भी लिए होंगे जो आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेंगे। जॉर्डन मिडिल ईस्ट का एक छोटा लेकिन बहुत अहम देश है। ये इजराइल, सऊदी अरब, इराक और सीरिया के बीच में स्थित है। मतलब जहां दुनिया की सबसे पेचीदा राजनीति चलती है वहीं पर जॉर्डन है, और इसलिए जॉर्डन से भारत के रिश्ते बहुत अहम हैं। भारत और जॉर्डन के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा इन्हीं रिश्तों को और मजबूत करने के लिए है। अब जरा पीछे चलते हैं। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी किसी नेता के साथ कार में बैठे हों। पिछले कुछ महीनों में ऐसा कई बार हुआ है, और सबसे ज्यादा तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। जुलाई 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे तो पुतिन ने उन्हें अपनी इलेक्ट्रिक कार में बिठाया और उसे खुद ड्राइव किया और अपना प्रेसिडेंशियल एस्टेट घुमाया। पुतिन खुद स्टीयरिंग पर थे और पीएम मोदी बगल में बैठे थे। वो तस्वीरें तब खूब वायरल हुई थी। फिर अगस्त सितंबर में चीन में हुए एससीओ समिट के दौरान भी दोनों नेता एक ही कार में साथ यात्रा करते दिखे। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को कार से होटल तक छोड़ा था। इतना ही नहीं, हाल ही में अभी दिसंबर में जब पुतिन दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्हें अपनी कार से एयरपोर्ट से घर तक ले गए। मतलब ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, दोनों नेता एक दूसरे के साथ इस तरह का कंफर्ट दिखा रहे हैं, या कहें तो जेस्चर दिखा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ दिखावा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? तो जवाब दोनों में है। एक तो ये तस्वीरें दुनिया को एक संदेश देती हैं, दूसरा ये पर्सनल केमिस्ट्री भी दिखाता है। राजनीति में रिश्ते सिर्फ देशों के बीच नहीं होते, नेताओं के बीच भी होते हैं। जब दो नेताओं में अच्छी केमिस्ट्री होती है तो बातचीत आसान हो जाती है, समझौते जल्दी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में इस पर्सनल डिप्लोमेसी को अपनी खासियत बनाया है। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या कार में साथ बैठना अब एक ट्रेंड हो गया है? तो देखिए, डिप्लोमेसी हमेशा से बदलती रही है। पहले सिर्फ औपचारिक बैठकें होती थी, फिर डिनर डिप्लोमेसी आई, फिर चाय डिप्लोमेसी और अब शायद कार डिप्लोमेसी। लेकिन असल में मतलब सबका एक ही है। भारत के लिए खास तौर पर अहम है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां दुनिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। अमेरिका चीन की खींचतान हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो, या फिर मिडिल ईस्ट की उलझनें, हर जगह भारत की भूमिका अहम हो गई है। और ऐसे में पर्सनल डिप्लोमेसी एक हथियार है जिसे प्रधानमंत्री मोदी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो सकता है शायद आने वाले दिनों में और भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलें, और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होगी, एक रिश्ता होगा, एक संदेश होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये कार डिप्लोमेसी वाकई में डिप्लोमेसी का नया तरीका बन रहा है या फिर सिर्फ एक ट्रेंड है? अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजें। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही। लेकिन चलते चलते एक वीडियो देखिए जो ब्राजील से आया है। दक्षिणी ब्राजील में तेज हवा के झोंके से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका गिर गई। रेप्लिका का मतलब होता है किसी चीज की नकल जो ओरिजिनल की तरह या उससे मिलती जुलती हो। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे विशाल मूर्ति पहले हवा में हिलती है, फिर एक तरफ झुकती है और धड़ाम से पार्किंग लॉट में गिर जाती है। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची क्योंकि तूफान की चेतावनी के बाद लोग पहले ही सावधान हो गए थे। हालांकि हादसे के वक्त वहां काफी गाड़ियां मौजूद थी।